ना, आज हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेट इंटेग्रल हमने स्टार्ट करने हैं। इससे पहले जो हमने किया था जी वो डेफिनेट इंटेग्रल नहीं थे। ठीक है, डेफिनेट इंटेग्रल किसे कहते हैं? जिस वक्त इंटीग्रेशन के साथ लिमिट्स अप्लाई हो जाए, लाइक ये देखें, ये। जी सर। तो नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट में से आंसर जो आपका आएगा, अपर लिमिट में से लोअर को माइनस करना होता है, रूल ये है, अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से। बहरहाल, है ये डेफिनेट इंटेग्रल, और अभी तक जितनी वर्किंग की वो इनडेफिनेट इंटेग्रल थी। एग्जाम्पल जी वन, ये देखो जी, 3x स्क्र, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है। 3x स्क्र की इंटीग्रेशन x की पावर 3 होती है। ठीक है, इस c को छोड़ें, c के ऊपर लिमिट नहीं लगती, तो x की पावर 3 का मतलब है इस पे अपर लिमिट अप्लाई करनी है। इस x की जगह पहले 5 रखना है आपने, बीच में साइन माइनस का, फिर इस x की जगह आपने 1 रखना है। तो ये देखिए, 5 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, इसे सोल्व किया, 124 आंसर आ गया। एग्जाम्पल टू, लिमिट ए बी, ये जा रही है जी के ई की पावर एक्स, के तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होती है। तो ये आगे जी इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपने वो लिमिट जोन सी है वो इस तरह लिखनी होती है ब्रैकेट में, बी ए, बी से स्टार्ट होके ए तक जा रही है ये लिमिट। तो ये आपको एक्स की, तो लोअर जाएगी। जी, एक्स की जगह ये आपने लिमिट रखनी है, तो एक्स की जगह पहले बी आ गया, माइनस फिर एक्स की जगह ए आ गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, ये ध्यान से ये भी देख लें जरा। ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे। इस पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी? ln 1 + x, यही होगी ना। जी और इसकी जी टू सर। टू एक्स की क्या होगी? x स्क्र होगी। तो ये आपकी जी, इंटीग्रेशन लेने के बाद ये कहानी है। अब इस पे आप जहां जहां पे x नजर आ रहा है, लिमिट अगर इस लगा तरह का दें। फंक्शन है, पहले इंटीग्रेशन लेंगे फिर एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। जी जी जी, हमेशा पहले इंटीग्रेशन लेनी है आपने। अब ये आपने अप्लाई कर दी, इस x की जगह 4 पहले पुट किया, 1 + 4 कितना हो गया? 5। 5, जी सर। x स्क्र की पावर, इसका मतलब 4 की पावर 2, 16 हो गया ना। जी सर। तो ये आ गया +16, बीच में साइन माइनस का। अब 1 अप्लाई करना है x की जगह, 1 + 0 वो 1 ही हो गया, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, ln 5 + 16, ये आंसर आ गया। ln 1 हमेशा सर ये इक्वल टू कैसा आया? 0 होता है, ये आगे लिखा हुआ है इन्होंने। ln 5 + 16 कैसा आया सर? ln 5 + 16 ही है, तो नीचे यही आंसर आ गया। नहीं तो ये ln, ln 1 किधर गया? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, बात नहीं आ रही मेरी। ln 1 इक्वल टू सर 0 आपकी होता है। आवाज आज बहुत स्लो हुई भी है जी। ln 1 इक्वल टू 0 होता है, 0 0 0। ठीक है, सही है। आगे ये ठीक है एग्जाम्पल, सर। एग्जाम्पल 4 है। इस पे इन्होंने सब्स्टिट्यूशन लगाई हुई है, लेकिन डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 2x3, इसकी इंटीग्रेशन होती है 6x स्क्र, तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका जी साथ डेरिवेटिव। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेनी है, पावर रूल लगा देना है, पावर में एक ऐड किया, उसी पे डिवाइड कर दिया। तो वो आपने काम जब किया ना, वो ये बन गया, 2x की पावर 3 - 1 होल स्क्र, होल की पावर 3/3 आ जाएगा। वो ये बन गया जी आपका ये। ठीक है, सर, ये दोबारा बता दें जरा शुरू से। वही पावर में एक ऐड किया और उसी पे डिवाइड कर दिया, 2x3 - 1, पावर 2 है, पावर में एक ऐड करेंगे 3 बन जाएगा, और उसी से डिवाइड कर देंगे, यही इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, इसका पूरे का एक दफा ही ले लेंगे, इंटीग्रेशन एक दफा ही कर लेंगे। हाँ बस एक दफा ही लेंगे ये तो। ओवर 3 को इन्होंने इस तरह साइड पे लिख लिया, 1/3 भी तो लिख सकते हैं सर। जी हाँ, तो अब आगे 2 और 1, ये आप अप्लाई कर दें, 2 और 1, जहाँ पे एक्स आएगा उसकी जगह पे 2 पे फिर 1, ये आंसर आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा, आसान काम है। अब डेफिनेट इंटेग्रल, एरिया अंडर कर्व, ये काट दें। ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसको निशान कर लें और लाजमी करनी है आपने, अक्सर पूछ लेता होता है। आसान काम है, ध्यान से देख लें थ्योरी का प्रॉपर्टी। क्वेश्चन भी आ जाता है ये। हाँ जी, वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक्सप्लेन करें, तो ये खुद से आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, 5 6 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, उसमें ये बताया हुआ है, इंटरचेंज आप कर दे लिमिट्स को तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये देखें, अपर लिमिट ए है, नीचे बी है, इसकी इंटीग्रेशन आप लेना चाहते हैं, और ये लिमिट आपको पसंद नहीं आ रही,
एक दूसरे के साथ रिप्लेस करते हैं, बी ऊपर लेके जाना है, ए नीचे लेके आना है, तो साथ माइनस का साइन ऐड करना पड़ेगा। ये पहली प्रॉपर्टी जी। है, याद रहेगी बात। जी। जी सर। दूसरी प्रॉपर्टी वो ये कहते हैं कि अपर और लोअर लिमिट जब दोनों सेम हो तो आंसर जीरो बन जाएगा। ये तो लॉजिकल है, जी। लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। नंबर थ्री, नंबर थ्री पे वो ये कहते हैं कि अगर आपकी जो लिमिट है उसमें गैप है, लंबा लंबा इंटरवल है बीच में, लाइक ए से डी तक है, तो उसे आप पोर्शन में स्प्लिट कर सकते हैं, दो तीन चार जितने भी सूटेबल इंटरवल है उनमें आप स्प्लिट कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को। लाइक ए से डी तक आपकी लिमिट जा रही है, तो उसे ए से बी तक ले जाए पहले, प्लस बी से सी तक ले जाए, प्लस सी से डी तक ले जाए। ये तीन पोर्शन में स्प्लिट कर दिया क्वेश्चन। इन तीनों को सोल्व करेंगे ऐड करके, उसका भी आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट ये लिमिट लगा देंगे इसका आंसर होगा। अगर वन से थ्री तक आपकी लिमिट जा रही है तो इसे वन से टू प्लस टू से थ्री तक आप लिख सकते हैं। समझे बात। जी। ये ये तो बात, करेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी, करने वाली है ना बाबूजी, सारी गल्ला करने वाली ने। ये काम आपने करना है। प्रॉपर्टी नंबर फोर, ये देखें, माइनस का साइन है अंदर, तो इसमें तो वो इंटीग्रेशन का रूल है, लिमिट का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। इंटीग्रेशन लेने का रूल ही ये होता है कि माइनस का साइन बाहर ले जाते हैं, और आगे आप वही अपना रूटीन में काम करें और एंड पे लिमिट अप्लाई कर दें। ओके। जी। और ये एक कांस्टेंट साथ या कोफिशिएंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी बेसिक बातें हैं। कोफिशिएंट को बाहर ले जाते हैं और लिमिट उस फंक्शन बढ़िया। करती है। तो आप वो अपना रूटीन में काम करें और एंड पे जो आंसर है उस पर लिमिट लगा दें। ये दो प्रॉपर्टीज भी आपकी सब प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली, इनको उन्होंने 544 का नाम दिया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, ये आपको बताती है कि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो ये भी तो पुराने काम है, इसमें दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग लिमिट आप लगाएंगे और इंटीग्रेशन इन दोनों की अलग अलग होगी, इनमें सम रूल लग जाएगा। एफ एक्स के साथ अलग इंटीग्रेशन और लिमिट लग गई, जी। प्लस जी एक्स के साथ अलग लग गई। और प्रॉपर्टी नंबर सेवन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जब आपको क्वेश्चन आ जाए, वो अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपने लिमिट लगानी है। ये फार्मूला इसका होता है यू वी, इसके साथ आपने ये लिमिट लिख देनी है माइनस का साइन, और इंटीग्रेशन यू इंटू डी वी, इसके ऊपर अलग इंटीग्रेशन आपने वो लिमिट लगा देनी है। ये आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अनदर लुक एट इंडेफिनेट इंटीग्रल, ये काट दें। सात प्रॉपर्टीज, ये सात आपको जुबानी याद होनी चाहिए, शुरू से मैं फिर एक बार गो थ्रू करवा दूं। पहली प्रॉपर्टी, आपने लिमिट चेंज करनी है अपर लोअर लिमिट, तो साइन माइनस का ऐड करना पड़ेगा। अगर माइनस का है तो प्लस जी। हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अपर लोअर लिमिट सेम है तो आंसर जीरो हो जाएगा। तीसरी जी। प्रॉपर्टी के अगर इंटरवल लिमिट का ज्यादा है तो उसे आप स्प्लिट कर सकते हैं दो तीन चार पोर्शन में, जो भी आपको ठीक ठीक लगे। प्रॉपर्टी नंबर फोर, जी। अगर बीच में माइनस का साइन आ रहा है फंक्शन के साथ, तो इंटीग्रेशन लेने से बढ़िया। पहले वो माइनस का साइन उठा के बाहर मारे। और प्रॉपर्टी नंबर फाइव, अगर बीच में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन लेने से पहले, तो आप उसको कोफिशिएंट को उठा के बाहर मारे। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं उनके ऊपर आपने इंटीग्रेशन लेनी है, तो सम रूल लगा के दोनों की सेपरेट इंटीग्रेशन लें और एंड पे लिमिट लगा दें। लिमिट लगनी एंड पे ही होती है हर हाल में, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में उसके अकॉर्डिंग ये रूल लग जाएगा। एक्सरसाइज 14.3, क्वेश्चन नंबर वन, ये आपने करना है। कंप्लीट इवेलुएट द फॉलोइंग, इसमें प्रॉपर्टीज का कोई चक्कर नहीं है, सिंपल आपने इनको इवेलुएट कर देना है अपने तरीके से। और क्वेश्चन नंबर टू, ये भी इवेलुएट द फॉलोइंग, इसको भी आप इसके तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये काट दें। क्वेश्चन नंबर फोर, ये काट दें। और क्वेश्चन नंबर फाइव बड़ा आसान है, वैल्यू वेरीफाई द कांस्टेंट सी कैन बी इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस्ड एज डेफिनेट इंटीग्रल, इसके दोनों पार्ट आपने कर लेने हैं। ओके, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। आगे चलिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये हमने नहीं करना, ये काट दो, इसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ वैसे ये क्या होती है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जी। एक ऐसी इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट में इन्फिनिटी वो आपको नजर आए कहीं पे भी, बेशक वो लोअर लिमिट में नजर आए, बेशक वो अपर लिमिट में नजर आए। लाइक ये दो केसेस हैं, लोअर लिमिट में अगर होगा तो वो माइनस
इन्फिनिटी होगा, और अपर लिमिट में होगा तो वो प्लस इन्फिनिटी होगा। इस तरह की आपको लिमिट जहां भी नजर आए आपने समझ आना ये प्रॉपर इंटेग्रल नहीं है बल्कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। और ऐसे ही इंटेग्रल को सोल्व करने का ये जो आइडिया, ऊपर इसके इंटीग्रेशन के साइन बना हुआ है। हाँ ये वाला जो साइन होता है ना, ये इसे बोलते जी हैं अनडिफाइंड। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। जी लोअर लिमिट में ये वाला साइन अगर आपको गिवन होगा तो आपने समझ आना है इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, या अपर लिमिट में आपको ये वाला साइन गिवन होगा जिस तरह ये है, तो भी आपने समझ आना है ये इम्प्रॉपर है। ठीक। अभी तक पीछे हमने जितने भी केसेस किए उनमें ये 1 से 3 तक होती थी गिवन, या 0 से 4 तक होती थी, 2 से 5 तक होती थी, वो कोई स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन होती थी, इन्फिनिटी नहीं गिवन होती थी ठीक कहीं है। पे भी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो हमने जितना भी काम किया अभी तक वो प्रॉपर इंटेग्रल का था। तो इम्प्रॉपर उस वक्त होगी जब अनडिफाइंड का साइन आ जाए आपको। और अनडिफाइंड जब भी साइन आएगा आपने सिर्फ ये समझ लेना है कि अनडिफाइंड को आपने रिप्लेस कर देना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। आपने क्या देना है, लिमिट। फर्ज करो कि आपके पास ए से लेके इन्फिनिटी तक ये रेंज गिवन है, तो आपने क्या देना है, लिमिट बी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ए से लेके आपने बी ये लिख देना है। इन्फिनिटी खत्म करने के लिए हमने ये रूल अप्लाई किया, आपने कह दिया कि लिमिट बी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो डायरेक्ट इन्फिनिटी हम नहीं अप्लाई करेंगे, इन्फिनिटी की जगह अब हम बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि बी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो एक ही बात है। आगे जो सा भी आपका फंक्शन गिवन है उसकी आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ये ठीक रूल है। आपने याद रखना है, अगर इन्फिनिटी इसकी जब जगह हो की वैल्यू दी हो, तो अगर कोई वैल्यू दी हो ये फिर तो वो इंफिनिटी की प्रॉपर है, जगह। फिर तो वो प्रॉपर ही होगी। ठीक है। उसको तो वो पिछले तरीके से करेंगे। अगर इन्फिनिटी का साइन आ जाए आपने समझ जाना है ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, इसको पहले प्रॉपर बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाएंगे, हम लेट कर लेंगे इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है किसी एक स्पेसिफिक लेटर को। लेकिन बहरहाल इसको आप इतना ही बस ध्यान में रखो, बाकी और इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसा कि ये एग्जाम्पल 1 है, तो ये आपने इन्फिनिटी को बी के साथ रिप्लेस कर दिया और साथ आपने कह दिया कि बी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो आगे आपने 1/x² की इंटीग्रेशन ले लेनी है, वो जो इसका रूल है। वो इंटीग्रेशन लेने के बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है 1 से b तक। तो पहले b रखेंगे वो ये आ जाएगा, और -1 करेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर ये बन जाएगा। सर तो ये बी हमने अपनी मर्जी से लिया है, हर हाँ क्वेश्चन में बी लेंगे। जी जी, आप b कह दें, लिमिट को अप्रोच ठीक करने है। b तक। ठीक बाकी ये सिर्फ इसी पे बेस कर रही है आपकी ये एक्सरसाइज, एग्जांपल 2, 3, 4, 5 ये आपने देख लेनी है। एक्सरसाइज 14.4 ये हो जाएगी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जरा एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे ये काम आपका ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता होता है छोटे छोटे क्वेश्चन, मार्जिनल फंक्शन को टोटल फंक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, टोटल फंक्शन का लें, वो मार्जिनल फंक्शन हमें बता देता है, ये तो हमें पता है। टोटल कॉस्ट अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इट्स डेरिवेटिव वो विद रिस्पेक्ट टू क्यू लेते हैं, डी टी सी ओवर डी क्यू, और इसे हम मार्जिनल कॉस्ट का नाम देते होते हैं। डेरिवेटिव का ये रूल है, टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव मार्जिनल फंक्शन होता है, ठीक है। है। जी सर। तो यहां से आपने बात याद रखनी है, मार्जिनल फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर आप लें तो वो टोटल फंक्शन होगा, उसका रिवर्स ही जा रहे हैं ना। जी सर। हाँ, तो ये ऊपर लिखा हुआ है मार्जिनल फंक्शन, वो ये गिवन है, सी के ऊपर डैश है, ये डैश का साइन मतलब ये डेरिवेटिव लिया हुआ है, डेरिवेटिव के लिए डैश का साइन भी लगा देते हैं। आप सी डैश क्यू लिख लें या इसे एम सी लिख लें, एम सी ब्रैकेट में क्यू एक ही बात है। तो मतलब वो ये तो सेम। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो ये टोटल फंक्शन आपका बन जाएगा। तो इसने यही कहा कि टोटल फंक्शन फाइंड करें, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है 90। तो किया क्या है, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ले ली। इंटीग्रेशन लेने का मतलब है आपने सबसे पहले साइन लगाना होता है, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन इसके लिए वो रूल अप्लाई किया, कांस्टेंट है कांस्टेंट बाहर लिख दिया आपने, ई की पावर 0.2 थी तो वो पावर से आपने डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गई इंटीग्रेशन, और एंड पे प्लस सी कर दिया। देखें जरा, ठीक सही है। पावर से डिवाइड क्यों किया है? तो हम ई का इंटीग्रेशन, फंक्शन तो ऐसे ही लिख लेते थे ना। हाँ तो वो ई का फंक्शन एक्स
इसकी जब इंटीग्रेशन लेते थे ना, तो वो हम ऐसे ही लिख देते थे, ये आ जाता था आंसर। लेकिन रूल ही जी होता है कि जो पावर हो E2x अगर हो, इसकी आपने इंटीग्रेशन अगर लेनी है तो ये E2x ऐसे ही हाँ, आएगा, उसका डेरिवेटिव वो वो पीछे, हाँ साथ हाँ, याद आ डिवाइड गया होगा। मुझे। हाँ वो ठीक डिवाइड है, होगा। ठीक। तो इसी तरह हमने ये यहाँ पे 0.2 डिवाइड कर दिया, ये बन गई जी कहानी। अब ये आ गया आंसर, यहाँ तक तो बात समझ लग गई। अब आगे इन्होंने ये बताया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट 90 है। यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, जब भी फिक्स कॉस्ट आपको गिवन हो, आपने इस फंक्शन में जो आपका वेरिएबल है, वो कई क्वेश्चंस में टी हो सकता है आपका वेरिएबल, कई क्वेश्चंस में क्यू हो सकता है। यहाँ पे ठीक है। क्यू है, तो क्यू की जगह पे आपने जीरो पुट करना होता है। इस कंडीशन को कहते हैं इनिशियल कंडीशन पुट करनी है आपने। तो इनिशियल कंडीशन के लिए आपने जहां जहां पे वेरिएबल नजर आए वहां वहां पे आंखें बंद करके जीरो पुट कर देना है। तो ये बन गया 10E0.2 इंटू जीरो प्लस सी। क्यू की जगह जीरो रख दिया हमने, जी सर। तो ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर जीरो बन जाएगा। यस सर। तो ये सारा खत्म हो जाएगा, वन बन जाएगा ना, किसी की भी पावर जीरो वो इक्वल टू वन होती है। तो ये 10 प्लस सी हो गया। जी सर। अब ये आगे आपको सी तो गिवन है 90 के, तो यहां से फिर आपने जब इस फंक्शन में, ये फंक्शन है, इसमें सी 90 माइनस ये 10 प्लस का है, उधर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू निकल आई 80। जी सर। बस सी की जगह पे आपने 80 रख लेना है, ये आपका आ गया आंसर। जी ठीक है सर। अच्छा जी, आगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे भी अगेन मार्जिनल फंक्शन गिवन है हमारे पास, एमपीएस, वो ये गिवन है। इसका टोटल फंक्शन फाइंड करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, टोटल फंक्शन आ जाएगा। साथ वो कह देते हैं सेविंग इज नील, इसका मतलब सेविंग इक्वल टू जीरो व्हेन इनकम इज 81। जब y इक्वल टू 81 आप पुट करेंगे तो s इक्वल टू जीरो जीरो। हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले तो इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है, तो वो ये इंटीग्रेशन ली, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगी, देखिए जरा ठीक ली हुई है। जी सर। ठीक हो गया। अब साथ इनिशियल कंडीशन वो अप्लाई करनी है, वो जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है वहां पे आपने ये s इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू 81, क्योंकि ये गिवन है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एस वाई हमारे पास, ये एस वाई के इक्वल है ये पूरी इक्वेशन। तो एस वाई की जगह हमने जीरो कर दिया, और साथ जहां जहां पे वाई नजर आएगा उसकी जगह पे 81 पुट कर देंगे, तो ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। देखें जरा ठीक हो गया। जी सर। भाई वाई 81 होगा तो सेविंग जीरो हो जाती है ना, इसलिए सेविंग की जगह जीरो कर जी दिया। जी। सी की वैल्यू निकल आएगी, तो ठीक है यहाँ से सर। सी की वैल्यू निकल आई, तो सी की वैल्यू निकालनी ही थी हमने। ये फंक्शन हमारा तो डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ पहुंच गया, डेफिनेटाइज कर दिया हमने इस सी की जगह पे। इस क्वेश्चन में सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, ये हमारा सोल्यूशन निकला है। ये हो गया मार्जिनल फंक्शन को टोटल फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। इसमें दो एग्जांपल्स आपको मैंने सेविंग की और उसकी बता दी। अब इसके बाद आगे आपने जो बात याद रखनी है, ये एग्जांपल 3 है, इसको भी निशान कर लें। ये क्वेश्चन गिवन है जी, आई इन्वेस्टमेंट इक्वल है 3 × T⁻²। ये कोई इन्वेस्टमेंट फ्लो गिवन है, नेट इन्वेस्टमेंट का फंक्शन गिवन है। व्हाट इज द टाइम पाथ ऑफ कैपिटल के। टाइम पाथ आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए इस फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है, याद रहेगी बात। जी सर। तो ये साथ इन्होंने कंडीशन भी दे दी है, टी इक्वल टू जीरो, वो इनिशियल कंडीशन होती है, वो पुट करके आपने सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सॉरी इंटीग्रेशन ली, वो ये चेक करें जरा ठीक आ गई। जी सर। तो ये आपका आंसर है। ये असल में इसमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, जहाँ जहाँ पे आपका वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह पे आपने जीरो पुट किया, तो वो ये बन गया, ये आंसर है आपका। अब आगे ये एग्जांपल नंबर 4 है। हाँ, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1000 है। यहाँ पे वो कह रहा है टी जीरो से लेके वन तक ये लिमिट अप्लाई करें, वन जीरो से लेके वन तक, इसका मतलब है ये जीरो, लोअर लिमिट पे जीरो आएगा, अपर लिमिट पे वन आएगा, ये इस तरह लिख देंगे। और ये इक्वल टू 1000 है। अब 1000 जो कि एक कांस्टेंट है,
तो लिमिट 0 से 1 तक हो या 1 से 2 तक हो, 0 से 3 तक हो, लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर तो ये कांस्टेंट ही रहेगा ना। जी सर। कांस्टेंट में चेंज ही कुछ नहीं आ रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस वजह से आंसर हमारा 1000 ही रहेगा। यहाँ पे जी इन्वेस्टमेंट का ये फंक्शन गिवन है और यहाँ पे वो कह रहे हैं लिमिट लगा दें, टाइम इंटरवल है 1 से 4 तक। तो ये आपने, ये ऊपर भी क्वेश्चन गिवन था उसमें सिर्फ लिमिट अप्लाई नहीं की, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, इसकी इंटीग्रेशन ली और लिमिट ये लगा दी 1 से 4 तक, ये आपका 14 आंसर आ गया। ओके, जी सर। आगे ये ग्राफ श्राफ काट दें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इसमें ये दो केस ऐसे ही याद रखिएगा, जिसका आगे क्वेश्चन में इतना ज्यादा रोल नहीं है। डिस्क्रीट केस ये होता है और कंटिन्यूस केस ये होता है। और वी की जगह पे आपको वैल्यू गिवन होगी, इस वी को फिर आपने उस वैल्यू जो भी गिवन होगी उसके साथ रिप्लेस करना होता है, ज्यादातर ये आर के साथ रिप्लेस होता है। एग्जांपल इसकी मैं दिखाता हूँ आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रेवेन्यू फ्लो लास्टिंग फॉर वाई ईयर, लास्टिंग फॉर वाई ईयर, ये अपर लिमिट की बात कर रहा है, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ डी। तो ये जो हमारे पास था ना, वी ई की पावर माइनस आर टी, आरटी। तो उसमें ये उसने कह दिया कांस्टेंट रेट ऑफ डी। जब ये कांस्टेंट रेट है, इसकी जगह उसने कह दिया डी पुट करें, तो ये डी। देखो डी लगा जी दिया हमने। ठीक है। जी और डिस्काउंट रेट ई की पावर में ये होता है जी आर, तो उसने कहा आर ही इसको रहने दें, तो आर ही रहने दिया। और ये लास्टिंग फॉर वाई ईयर, इसका मतलब है लिमिट आपने वाई तक लेके जानी है और हमने 0 पॉइंट से, टाइम पीरियड से स्टार्ट करना होता है, नीचे 0 आ गया ऊपर वाई आ गया, ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, ठीक है सर। इसकी आगे इंटीग्रेशन लेके लिमिट अप्लाई की हुई है बस। जी ठीक है सर, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको कल तक ना सारा काम अपना पिछला भी कंप्लीट कर दूंगी, वीकेंड है ना, हो जाएगा इंशाल्लाह सारा। चलो मुझे दिखाना है आपने। अब आगे इनकी अगर जी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सर, वैल्यूज गिवन हो, ये डी की जगह ये गिवन हो, आर की जगह ये, वाई की, जस्ट वो पुट कर देंगे, पुट कर दें आंसर। वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है सर। एग्जाम्पल 7 आप काट दें। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल फ्लो, ये भी सिमिलर केस है, सिर्फ इसके अब ऊपर अपर लिमिट में देखें, इन्फिनिटी आ गई पावर। सर लिमिट केस आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज 14.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और ये सारे हो जाएंगे वैसे, आसान आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आगे ये मॉडल है डोमर ग्रोथ मॉडल। हैरेट डोमर मॉडल, बेसिकली दो इकोनॉमिस्ट थे, हैरेट ने अपनी अलहदा वर्किंग पेश की थी और डोमर ने अलहदा। हैरेट मकसद दोनों का एक ही था कि लॉन्ग रन में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पाथ फाइंड करना, जिससे मुल्क में ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो। डोमर ने अपने तौर पे उस पर वर्किंग की थी और हैरेट ने अपने तौर पे। यहाँ पे हम डोमर की वर्किंग को जिक्र करेंगे। ठीक है सर। बेसिक फ्रेमवर्क वो ये कहता है जी डोमर, एनी चेंज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट चेंज करते हैं तो इसका इकोनॉमी में ड्यूअल इफेक्ट आता है। एक तो एग्रीगेट डिमांड वो चेंज हो जाती है और दूसरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी मुल्क की वो चेंज हो जाती है। वाई का मैं जनरल कीन्स का मॉडल अगर बताऊं, सी प्लस आई, ये होता है ना टू सेक्टर जी इकोनॉमी में। जी अब इसमें सर। दो दो शोबे हैं, एक हाउस होल्ड का और दूसरा प्रोड्यूसर्स का। इन दोनों में डोमर ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं या अपतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट खास आंसर है, जिसको आप चेंज करेंगे तो इकोनॉमी में मल्टीपल टाइम इफेक्ट आएगा। वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू ये सारी गेम होती है। तो ये क्योंकि सी को अगर आप चेंज करते हैं उसका ड्यूअल इफेक्ट नहीं आता, आई को चेंज करते हैं इसका ड्यूअल इफेक्ट आएगा। एक एग्रीगेट डिमांड चेंज होगी और दूसरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे वो कहता है कि मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू आपकी इनकम वो मल्टीपल टाइम चेंज हो जाएगी, डिपेंड करता है मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे वो कह रहा है 1/s मल्टीप्लायर होता है और इसे डिनोट किया जाता है k के साथ। तो k इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विच इज इक्वल टू 1/s। और अगर आप कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 1 माइनस MPC स्मॉल सी, ये यहाँ ये एक ही बात होती है। तो ये 1 माइनस सी की जगह पे 1/s यूज कर रहा है मल्टीप्लायर के लिए। अब आपने इसकी बेसिक इक्वेशन ये है, अब ये समझ लें क्या है। आउटपुट में चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये लेफ्ट साइड में बता रही है चेंज इन आउटपुट या चेंज इन प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये इक्वल होती है चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
इनटू वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आया, अगर इन्वेस्टमेंट पहले 1000 रुपया थी उसके बाद 500 हो गई, इसका मतलब है चेंज इन इन्वेस्टमेंट ये 500 आया। 1000 से 1500 होगी तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 500 है। तो इसको आपने मल्टीप्लायर की वैल्यू, फर्ज करें मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है या 1/s = 5 है, तो ये चेंज आपका बन जाएगा 2500 के इक्वल। तो इसका मतलब है आपने इन्वेस्टमेंट में चेंज सिर्फ 500 का किया, आउटपुट में चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना हो गया? 2500 का। ओके, ये इक्वेशन समझ में आ गई? जी ठीक है। अब आगे आपने ये याद रखना है कि के ओवर के, ये स्मॉल के ओवर के है, ये इक्वल टू, इसे बोलते हैं रो, RHO। एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को इसने रो से डिनोट कर दिया है। अब ये के तो कैपिटल है और ये एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। इन दोनों के में डिफरेंस है, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अब एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल, तो ये एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, और ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। एक ये बात आपने याद रखनी है, कि ये बात। अब ये जो इक्वेशन है इसको उसने नीचे सोल्व किया है के लिए। तो अब ये जो ये इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लेंगे, वो दोनों तरफ ये देखें, डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव उस फंक्शन का लिया जाता है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद ये होगा। अच्छा जी, एक तो ये चीज ये याद रखनी है। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल की रेशो ये कांस्टेंट होती है, और इसी से ही हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली। और दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि चेंज इन कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इसके इक्वल होता है, और डी के ओवर डी टी की जगह आप इन्वेस्टमेंट के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। डी के ओवर डी टी ये इक्वल टू रो इंटू आई होती है। तो सिर्फ इस पूरे फ्रेमवर्क में ये याद रखने वाली एक तो ये बात है, और दूसरी ये बात, डी के ओवर डी टी इक्वल रो इंटू आई। एक ये याद रहेगी बातें ये दोनों जी सर। के। अब इसका ये, सर इस क्वेश्चन का तो थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं ना, तो उसमें सब कुछ लिखना होता है हमने। हाँ जी, सब कुछ आपने एज इट लिखना है, लेकिन ये थ्योरी इतनी ज्यादा नहीं लिखनी। पहला पॉइंट तो ये आपने एज इट लिख लेना है, दूसरे पॉइंट को इतना ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताएं कि मल्टीप्लायर इसके इक्वल होता है, और साथ आप ये इक्वेशन बता दें ये होती है। ये 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3 पे आपने सिर्फ ये बताना है कि ये इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, वेयर की एक ग्रीक लेटर है, इसे बोलते हैं कापा। पता नहीं कापा है कि कैपा है, क्या है ये? कैपेसिटी किसकी है? ये आउटपुट फ्लो पर ईयर की, और कापा। कापा ही है, हाँ जी। इसको आपने इस टर्म को एक्सप्लेन कर देना, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। उसके बाद आपने इस तीसरे पॉइंट में बता देना है कि ये एक इक्वेशन होती है, इसके अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। और मेन जो, जिस तरह इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग, ये इक्वेशन हम कीन्स वाली टर्मिनोलॉजी में पुट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बराबर होती है सेविंग की जगह ये डोमर यूज करता है, डी वाई ओवर डी टी ये बराबर होता है डी के ओवर डी टी। अब डी वाई ओवर डी टी की जगह पे हमने ऊपर एक इक्वेशन निकाली हुई है, वो पुट करेंगे। डी के ओवर डी टी की जगह पे हमने ये ऊपर अभी ये निकाली है, उसकी जगह पे ये पुट करेंगे, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखें, ये 3-4 पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिए, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है फाइंडिंग अ सोल्यूशन। फाइंडिंग अ सोल्यूशन में वो आप उसके सोल्यूशन के लिए ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिजल्ट डी वाई ओवर डी टी इसके इक्वल था, और डी के ओवर डी टी इसके इक्वल आपने निकाला है। इन दोनों की जगह पे ये पुट आपने कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। समझे बात? जी सर। हाँ, अब इसको आपने ये एस इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आई इधर नीचे आ जाएगा, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके हो गया? जी सर। जी हाँ, अब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। आपने कहना है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये देखें जरा, इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई की, ये बन गया डन। जी
दोनों जी की सर। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे हम। तो ये dt इस dt से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच गया जी बकाया 1/i इंटू डी आई, और आगे राइट साइड पे यही इक्वेशन। ओके, जी सर। अब ये 1/i की इंटीग्रेशन ये ln i नहीं होती, प्लस c1 कर देते हैं हम, जी ठीक है सर। और इसकी इंटीग्रेशन रो एस, इसकी रो एस टी हो जाएगी, प्लस c2 कर देंगे। समझे बात? सर ये PST कैसे आया? तो भाई जिस तरह ये विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना, तो रो एस ये तो कोफिशिएंट है, ये तो बाहर चला गया रो एस। इंटीग्रेशन हमने 1 की लेनी है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो टी ही होगी, जी जी ठीक है सर। तो वो रो एस टी बन गया। तो इधर से ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ये आ गई। तो आपका जो रिजल्ट बना वो ये बन गया, C1 और C2 इन दोनों को इक्वल टू C लेट कर लेंगे तो ये नहीं बनेगा। जी सर। ये आ गई कहानी। अब आपने क्या करना है जी, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल देखें जरा, ये ठीक किया बताओ। जी 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 सर, दोनों को कर दिया, हाँ, ठीक है। अब जब एक्सपोनेंशियल लेंगे तो एक्सपोनेंशियल का रूल ये होता है, एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आई बच जाता है यहाँ पे। समझे बात? अच्छा सही, ठीक है। और दूसरा इस तरफ पावर्स आपने ये ऐड हो रही है तो दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट कर दिया। ई को भी एक्सपोनेंशियल सी से इसके साथ भी है, सेपरेट, जी। इसके साथ भी जी सेपरेट है। ठीक है। अब ई सी ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप लेट कर लें इक्वल टू ए, तो ई सी की जगह पे आप ए लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ये वाला ये बन गया इसके इक्वल, सॉरी इसके इक्वल, आई इक्वल ए ई रो एस टी, यही बना ना। जी सर। तो ये आई है तो इसका मतलब है आई टी है, टी भी तो इधर लिखते होते हैं, वो हम साथ लिख नहीं रहे लेकिन ये अंडरस्टूड है कि साथ टी भी होता है इसके कोड पे। समझे बात? जी सर। हाँ, यहाँ तक हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लाए, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो डेफिनेटाइज सॉल्यूशन के लिए इनिशियल कंडीशन पुट करनी पड़ती है, जहां जहां पे टी नजर आए वहां वहां पे आपने इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। ये बन जाएगा आई जीरो इक्वल टू ए। भाई ये वाली सारी टर्म तो जीरो वन हो गई ना? जी सर। नहीं समझ लगी? दोबारा बता दूं? नहीं नहीं, आ गई सर, ठीक है। हाँ, तो ये वन ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए ही बचा, तो ए इक्वल निकल आया आई इंटू जीरो। तो ए को हम उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो नीचे यही किया हुआ हमने, ये देखो। ठीक है। ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को डेफिनेटाइज तो करना ही होता है ना, तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई की जाती है, जहां जहां पे टी आए वहां वहां पे इक्वल टू जीरो पुट करना होता है। तो इक्वल टू जीरो पुट किया तो हमारे पास ए इक्वल निकल आया आई इंटू जीरो के। तो इस ए की वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो ए की जगह पे आई इंटू जीरो आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब तो लगी मेरा ख्याल समझ। जी सर। ये आपका डेफिनेटाइज सॉल्यूशन है, यहां तक कि आपका ये डोमर मॉडल हो जाता है कंप्लीट। और ये आपने सारा याद, खास तौर पे ये होगा कि आपका इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, ये आगे ग्राफिकल सर